अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं वो जो नायक को बनाते हैं महानायक और खतरों की आग पर सेंकते हैं अपनी रोटी, और फिर भी उनका कोई नाम नहीं होता। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में हैं, उनका नाम है चीता यजनेश शेट्टी। आप नाम से उन्हें पहचानेंगे नहीं, हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। आइए चीता साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अमरकांत जी। मेरे को इधर बुला के आपने मेरे से कुछ बुलवा रहा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहा हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे श्रोता हैं वो भी बेहद खुश हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग जब फिल्में देखते हैं और ये देखते हैं कि ये डिशुम डिशुम ये फाइट हो रही है, ये स्टंट हो रहा है, वो ये जरूर सोचते हैं कि ये हीरो कैसे कर रहा है, इतना नाजुक सा दिखता है हीरो कैसे कर रहा है, और उनके मन में ये जिज्ञासा तो रहती है। और हम अपने दोस्तों को ये बता दें कि ये जो कुछ भी पर्दे के पीछे का काम होता है वो आप जैसे खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं वो करते हैं। तो हम अपने दोस्तों को बता दें कि चीता यजनेश शेट्टी, जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एक स्टंटमैन या फाइटर के रूप में, लेकिन आज इंडस्ट्री के माने हुए फाइट मास्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और अपने बारे में अब आप ही कुछ बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ जी सर, मैं ऐसा शुरुआत कर रहा हूँ कि मैंने पहले मार्शल आर्ट का एक पूरा तय किया था। मार्शल आर्ट में मैं ब्लैक बेल्ट लिया हूँ और मैं मार्शल आर्ट में एक नया फॉर्मेशन शुरू किया, उसका नाम है चीता वर्कशॉप। ये चीता वर्कशॉप का मतलब, मैंने एक मार्शल आर्ट का दरिया जीत कुंडो स्टाइल में माहिर होके उसमें ब्लैक बेल्ट लिया हूँ, और उस जगह पे मेरे को अपने आप को मैं लेपर्ड का या चीता का रूप में साइकोलॉजिकली डाल के जो लेपर्ड का मूवमेंट है वही अपने ऊपर लिया हूँ। जैसा वो भागता है, जैसे वो देखता है, जैसे वो उसका चलन वलन है, जैसा उसका ग्रास्पिंग पावर है, जैसा वो अपना प्रे को पकड़ता है, ये सब चीज़ इन्वॉल्व करके मैं अपना आर्ट में ब्लेंड किया हूँ। और ये आर्ट इतना सक्सेसफुल हो गया, इतना लोगों को यूज़फुल हो गया, इतना आर्टिस्ट और छोटा आर्टिस्ट से सुपरस्टार तक यूज़ हो गया। तो इसमें मेडिटेशन है, योगा है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, और रिफ्लेक्स है, और बॉडी ग्रेस है, और बॉडी रिदम है। ये सब चीज़ फिल्मों के लिए बहुत उत्तम स्थान देता है। यजनेश जी, ये जो कुछ भी आपने कहा ये सिर्फ फिल्मी बात न होकर ये हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी बात है, क्योंकि फिल्म की बात एक अलग है, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए भी आपका जो आर्ट है वो काफ़ी मायने रखता है, उसका अपना एक बहुत महत्व है। और जैसा कि हमने कहा कि आप लोग खतरों के खिलाड़ी हैं और अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं, तो एक तरह से मेरा ये मानना है कि आप गैम्बलर हैं। हाँ, हम सचमुच ज़िंदगी का दाव लगाने वाला गैम्बलर है। अमरकांत जी, ये आगे जाने से पहले हम लोग एक रियल गैम्बलर से मिल लेते हैं। मैं आपका इशारा समझ गया चीता जी, आप बात कर रहे हैं फिल्म गैम्बलर की। हाँ जी।
भरोसा कर, गैम्बलर गैम्बलर, हाँ मैं गैम्बलर, गैम्बलर गैम्बलर, हाँ मैं गैम्बलर, दिल को चुरा के अपना बना के धोखा न दूंगा ओ बेखबर। गैम्बलर गैम्बलर तू है गैम्बलर, फिल्म गैम्बलर का ये गाना सुनने के बाद हमें याद आ गई गोविंदा जी की वो अदाकारी जो इस फिल्म में उन्होंने की थी, और हमें ये भी मालूम है कि इस फिल्म के पीछे जो फाइट थी, यानी इस फिल्म में गोविंदा जी ने जो भी फाइट की थी उसमें आपका काफी बड़ा हाथ था, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अमरकांत जी, ये गोविंदा जी फिल्म लाइन में आने से पहले मेरे पास विरार से आके ट्रेनिंग लेते थे, और उसके बाद पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद उनको एक फिल्म मिला था तन बदन। ये ट्रेनिंग देख के, ये जो एक्शन देख के उनका प्राणलाल मैथ जी ने बहुत संपन्न होके, बहुत खुश होके उनको फिल्म दिया लव 86। अच्छा अच्छा। उसके बाद इल्जाम, ये सब मरते दम तक, ये सब एक्शन ओरिएंटेड फिल्म इनको मिलते गए। यानी गोविंदा जी के स्ट्रगल के दौर में आप बॉम्बे आ चुके थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बॉम्बे 78 से आ चुका हूँ। जब आप बॉम्बे आए थे, हाँ जी, तब आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मेरा शुरुआत बहुत बुरी हो गई थी कि मैं बॉम्बे आने से पहले मैंगलोर से मेरा फूड एंड बेवरेज कोर्स करके आया था मणिपाल एक होटल से। मतलब उस समय ऐसा कोई इरादा नहीं था फिल्मों में? नहीं नहीं नहीं, होटल का वेटर का काम कर रहा था मैं, तो उधर से सर्टिफिकेट लेके इधर होटल ढूंढ रहा था मैं, कौन सा होटल में मुझे नौकरी मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते मेरे को एक होटल, सीरॉक होटल में काम मिला ऐसे स्टीवर्ड का। तो उस उधर जितना भी मैं काम कर रहा था, हम लोग को काम का टाइमिंग था 24 आवर्स, तो उसमें मेरे को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता था। तो यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ जी, कि जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ आए, मुंबई आए, तब आप फूड एंड ब्रेवरीज का कोर्स करके आए थे। हाँ जी, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि मुझे प्रैक्टिस का चांस नहीं मिलता था, यानी आपको वर्जिश का और ब्लैक बेल्ट वगैरह का, मार्शल आर्ट का शौक पहले से था? नहीं, मार्शल आर्ट का ब्लैक ऑलरेडी मैं बेल्ट होल्डर था। अच्छा, जब मुंबई आए तब मुंबई तो बेल्ट होल्डर था मैं, लेकिन मुंबई में मेरे को प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलते थे, मेरा जो आर्ट का प्रैक्टिस नहीं मिलता, बिकॉज 22 आवर्स हम लोग को काम करना पड़ता था होटल में। तो रात को 2-3 बजे मैं टेरेस में जाके प्रैक्टिस करता था होटल का ही। तो वो प्रैक्टिस देख के क्वांटास एयरलाइंस का फ्लीट मैनेजर का बेटा और बेटी रूम से नीचे है टेरेस में, बोला है हमको ये आर्ट सीखना है। तो मैं बोला मैं इधर वेटर का काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट अथोराइज टू गिव यू ट्रेनिंग ओवर हियर। तो उन लोग बहुत अनॉयड हो गए, मतलब हमको ये कैसे भी करके सीखना है। फिर उन लोग ने आईटीसी का डमी सबरवाल वाइस चांसलर था, उनको बोल दिया, वो सीरॉक का मतलब बॉस था। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस में बुला के प्रमोशन लेटर दिया, तुम हेल्थ क्लब का मैनेजर हो कल से, ओहो, तो यू कैन ट्रेन ऑल द स्टार्स। मेन मुद्दे का बात है, उधर सब आर्टिस्ट लोगों को हेल्थ क्लब में मेंबर था, लाइक मिथुन दा था, मिथुन चक्रवर्ती जी का मैं बॉक्सर पिक्चर के लिए मिथुन दा को और शरद सक्सेना को दोनों ट्रेनिंग दिया, दोनों को। जी हाँ, जो कि बॉक्सिंग पर ही फिल्म आधारित था। और उसमें मिथुन दा का लेग एकदम पतला दिखता था और शॉर्ट्स नहीं पहन सकते थे, इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल शूज बना के शूज का अंदर वेट्स डाल के वो अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज करवाता था, तो वो शेप में आ गया। हाँ,
तो यानी ये जो खामी मिथुन जी में थी, हाँ जी, वो आपने अपने एक अलग तरीके से उस हाँ जी। खामी को भी दूर किया दूर और किया। उनको फिल्म के लिए भी ट्रेन किया। ट्रेन किया। ये तो एक अलग एक आपकी खासियत जो कि लोगों को नहीं मालूम थी, आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए मालूम हो रही है। हाँ जी, और तो हम बात कर रहे थे कि आप वेटर से हाँ जी। मार्शल आर्ट के ट्रेनर कैसे बने, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ऐसी उधर काम करने लगा, सी रॉक में काम करते करते सब स्टारों का पहचान हो गया। सब स्टार लोग अपने अपना फिजिकलिटी को बहुत महत्वपूर्ण देने लगे। वो ट्रेंड तभी शुरू हो गया था बॉडी फिटनेस का। तो करते करते मेरा स्टूडेंट्स हो गए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, मतलब सभी सारे मेरे स्टूडेंट हो गए। धीरे धीरे धीरे-धीरे आपका दायरा बढ़ता गया। लेकिन हम बात कर रहे थे गोविंदा जी की। हाँ जी, तो गोविंदा जी को वही पूरा ट्रेनिंग उनको मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग देता था। हम लोग जिधर उसका बाद उनका बिजी इतना हो गया, दिन में 3-3 घंटा वो सब जगह पे शूटिंग के लिए जाते थे। वो दरमियान मैं भी सेट पे जाता था उनका साथ। यहाँ ये आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा हाँ जी, कि आपका उस समय अपना फोकस तो पूरा था अपने मार्शल आर्ट के हाँ जी, ऊपर। हाँ जी, आप फिल्मों में आपने मतलब फिल्म की जो विधा है, फिल्म हाँ की फाइट एक अलग फाइट हाँ होती जी। है, मार्शल आर्ट अपने आप में एक अलग अलग फाइट है, फाइट होता है। और उसको फिल्म के लिए कंपोज करना और कैमरे के हिसाब से वो हाँ जी, मूवमेंट्स हाँ जी, वगैरह तय करना, हाँ जी, वो सारी चीजें आपने कहाँ सीखी, इसके बारे में हम जरूर आपसे बात करेंगे। हाँ जी। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप अब हमें और कौन सा गीत सुनवा रहे हैं? मैं अभी आपको गीत सुनाना चाहता हूँ और एक गोविंदा का पिक्चर का, उसका वो प्रोड्यूस मैंने किया हूँ, उसका नाम है हम तुम पे मरते हैं। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। नींद भी लूट ली, चैन भी ले लिया, आपका आपके प्यार का शुक्रिया। आपसे है हमें ये गिला पिया, जान क्यों छोड़ देने लिया जब जिया। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं।
आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हाँ, तो यजनेश जी, हम बात कर रहे थे कि जो फाइट होती है मार्शल आर्ट में, अपने आप में एक फाइट का उस तरीका अलग होता है, और जब फिल्म के लिए कोई फाइट की जाती है तो उसमें कैमरे को ध्यान में रखते हुए एक उसमें बहुत से चेंजेस करने पड़ते हाँ जी, होंगे। हाँ जी। और एक फाइटर को फाइट सीखने के लिए एक अलग ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और एक फिल्म के लिए जो फाइट की जाती है उसको भी सीखना अलग जरूरी अलग होता होती है। है। तो फिल्म के लिए आपने फाइट कहाँ सीखी, कैसे सीखी? फिल्म के लिए मैं कोई कोर्स या कोई स्टडी नहीं किया हूँ, मैंने अपने आप में सीखा हूँ, क्योंकि एक बहुत सारे शूटिंग में देख रहा था, सब जगह जाता था, जो जो स्टार मेरे साथ सीखते थे उनके साथ मैं सब सेट में जाता था। उसमें मुझे एक बात मालूम पड़ता था, मतलब जो एक कैमरा है, अभी राइट में कैमरा है, तो आपको किक मारना है, तो आप सीधा किक टांग उठा के मारेगा तो वो कैमरा में कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक ब्लड जाएगा। वही चीज़ को आप टर्न करके किक मारेगा, वो किक का पूरा इम्पैक्ट कैमरा में आ जाएगा। वैसे कैमरा का लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, ये सब चीज़ और एंगर, ये सब मार्शल आर्ट और फिल्मी फाइट में डिफरेंस इतना ही है कि आप जो किक मार रहा है, किक ही मार रहा है, उसमें फेक नहीं है। फेक ये है कि कैमरा को आप, कैमरा का साथ आप थोड़ा सा एंगल चेंज करके आप किक मार रहे हैं, जैसा मुक्का मार रहे हैं, आप कैमरा को मुक्का मारेगा तो पूरा आपका नकल्स, ये जो फिस्ट कैमरा के अंदर आएगा। वही कैमरा को रख के थोड़ा सा एंगल से मारेगा तो पूरा हाथ का एक बाउंडेशन मिलेगा। वैसा ये कैमरा एंगल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट पंच वही होता है जो मार्शल आर्ट का रियल होता है। और उसमें हमको पावर कम यूज करना पड़ता है, बिकॉज सामने वाला आर्टिस्ट को लगे नहीं। बिकॉज रियल मार्शल आर्ट में क्या होता है, फुल कांटेक्ट होता है। इसमें हम लोग को आर्टिस्ट को सामने रख के उसका बाजू से पंच निकालना पड़ता है, तो कैमरा का सामने थोड़ा सा एंगल बदल करके ऐसा लगता है वो आर्टिस्ट को पंच गिरा ऐसा। अच्छा, ऐसा भी हुआ होगा यजनेश जी कि इस तरह की फाइट के दौरान कभी कोई पंच साइड से एंगल मारने के चक्कर में कभी सीधे लग गया हो, या किसी आर्टिस्ट से, आप लोग तो ट्रेंड होते हैं, आप लोगों ने तो ट्रेनिंग पूरी की होती है, लेकिन कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनका काम एक्चुअली बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट तो नहीं है, वो उनसे भी कभी गलती हो जाती होगी? वो ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका था। वो मैं अमित जी सर को भी मैं मार्शल आर्ट सिखाया हूँ, अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन सबको भी सिखाया हूँ, और वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरे साथ। उन्होंने मुझे घर बुलाया सुबह 4:30 बजे, शेट्टी साहब आप एक काम कीजिए, कल से हम लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं, आप सुबह 4:30 बजे मेरा घर आ जाइए। तो मैं सोचा ये थोड़ा फिल्मी बात है, सुबह 4:30 बजे फिल्म वाला आदमी कोई उठेगा थोड़ी, जैसा हम लोग का जैसा मार्शल आर्ट आदमी हम तो 5 बजे उठ जाता है। तो मैं बोला ये किधर 4:30 बजे उठेगा, खाली बोल दिया चलो मैं जाता हूँ, मेरा वर्कआउट करके 5:30 बजे गया मैं घर पे। घर पे जाता है तो अमित जी लॉन में बैठे थे ट्रैक सूट का साथ, और मैं जैसा अंदर एंट्री किया घड़ी देख रहे थे, शेट्टी साहब आप 1 घंटा लेट है। तो मेरा मतलब सिर से पसीना निकलने लगा। मैं बोला सर आप, मैं सोचा आप थोड़ा लेट आ जाएंगे। नहीं शेट्टी साहब यू शुड बी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी शुड बी देयर। तो नेक्स्ट डे में 4:30 बजे ही गए, और वो इतना महान आदमी है, मतलब टाइम का इतना पंक्चुअलिटी है, और जो इतना सब होने का बावजूद भी वो सीखने का वो जो एंशियसनेस है उनका, जो लुक है, जो देखता है, जो ग्रास्प करता है, वो मैं फिल्म इंद्रजीत में एक सीक्वेंस किया उनका साथ। वो नीलम को ट्रेन करते हैं वो मार्शल आर्ट में।
उसमें भी एक इंसिडेंट हो गया था। 5,000 बच्चे लोग ग्राउंड में, मैं उनको रिहर्सल करवाया था एक बार। 4 कैमरा लगे हुए हैं और बारिश आ रहा है जा रहा है, तो रिहर्सल में अच्छा कर रहे हैं अमित जी, टेक में बराबर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं एक मेरा क्लास का एटमॉस्फेयर का मेंटालिटी में उनको चिल्लाया, सर ये क्या कर रहे हैं आप, आपको मालूम नहीं है बच्चे लोग खाना नहीं खाया, लंच ब्रेक नहीं हो गया, आप एक रिहर्सल में टेक करते हैं, टेक में कुछ नहीं करता है। आप नाराज हो गए उन पर? हाँ, उतना मतलब नाराज नहीं, मेरा वो क्लास का मेंटालिटी है। हाँ, मतलब एक उसमें शिक्षक क्या के है, नाते हाँ, जो शिक्षक के गुस्सा नाते। आना चाहिए। तो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर मेरा पीठ में मार रहा है, यज्ञेश क्या हो रहा है, तो डांस डायरेक्टर था PL राज साहब, उन्होंने बोला यज्ञेश तो अमित जी ने हंसा, बोला सर एक टेक में अभी करूँगा, तो दूसरा टेक में ओके हो गया। उसके बाद बारिश शुरू हो गया, वो दूर से एक कुर्सी लगा के अम्ब्रेला लगा के बैठे, एक लड़का को भेजे मेरे को बुलाने के लिए। मैं गया उनके पास, बोला सर बैठिए। बैठ गया मैं, कॉफ़ी बनाया, मुझे कॉफ़ी दिया और एक ऐसा लेटर दे दिया मुझे, पूरा हिंदी में लिखा हुआ था, तो सर आप पढ़ लीजिए। मैं बोला ऐसा देखा मैं, एक तो हिंदी पढ़ने को नहीं आता है मुझे, नया नया आता तभी, तो हाँ सर पढ़ लिया। हाँ सर लेटर दे दीजिए, अभी बोलिए। तो मैं बोला सर मुझे बोलने को नहीं आता। अच्छा आप पढ़ लिया, आपको बोलने को नहीं, सेम वैसे मुझे आपने 1-2 बार बताया, वो मैं बराबर कर नहीं पाया, ये होता है। बट आई लाइक योर प्रोफेशनलिटी और आई लाइक योर एटीट्यूड टवर्ड्स द वर्क, द परफेक्शन टवर्ड्स द वर्क बोल के, मतलब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद घर जाने के बाद उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइजिंग लेटर था उनका, जो तुम ऐसे काम में आगे बढ़ के बहुत बड़ा मार्शल आर्ट में नाम करेंगे। वो उसका उनका आशीर्वाद से सब हो रहा है ऐसे। चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम फिल्म में इंद्रजीत का गाना सुने। जब तक जामे है जा, तब तक रहे जवान, हो जब तक जामे है जा, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियाँ, नई नई खुशियाँ। तक जामे है जा, तब तक रहे जवान, जब तक जामे है जा, तब तक रहे जवान, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियाँ, नई नई खुशियाँ। ला 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 ला, क्या समझी? सूरज वो है अपनी जान का दुश्मन, ओ जो ना देखे उगता सूरज वो है अपनी जान का दुश्मन, आने वाली कहे जवानी, जाने वाला कहे ये बचपन, बुनियाद मजबूत हो तो गिरता नहीं मकान, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियाँ, नई नई
खुशियाँ, जब तक जामे है जा। चीता जी, ये गाना हमने सुना और हमारे दोस्तों को भी याद आ गई होगी वो फिल्म, और दोस्तों को याद आ गई होगी वो फाइट जो अमित जी ने इस फिल्म में की थी, और अब लोगों को ये मालूम भी हो गया होगा कि उस फाइट के पीछे असल हाथ किसका था, चीता यज्ञेश शेट्टी का। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस पूरी जो यात्रा अभी तक की आपकी रही है, हाँ जी। जैसा कि आपसे बातचीत के दौरान मुझे ये मालूम चला कि आपने एक फिल्म हम तुम पे मरते हैं ये भी बनाई, हाँ जी। तो ये मार्शल आर्ट का ट्रेनर और उसके बाद सारे कलाकारों को ट्रेन करना और फाइट कंपोज करना और उसके बाद अचानक आप ये प्रोड्यूसर कैसे बन गए? ये भी एक कहानी है। मैंने एक ऑडियो कंपनी में काम करने लगा, तो ऑडियो कंपनी के लिए मैं पिक्चर बनाने लगा, पिक्चर डिजाइन करने लगा, जैसे कि हीरो को एंगेज करना, हीरोइन को एंगेज करना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं। हाँ, करना। वो सब करते करते 10-12 फिल्म उधर किया, तो सब आर्टिस्ट लोग ने पूछने लगा, सर आपने दूसरे को क्यों कर रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने बोला चलो शुरू कर देते, पहले कौन आएगा? तो गोविंदा बोला सर मैं फर्स्ट फिल्म में आपका करूँगा। तो फिर बोला अभी हीरोइन कौन होगा? फिर उर्मिला को एंगेज किया, डिम्पल जी को एंगेज किया, परेश रावल को एंगेज किया। ऐसे फर्स्ट पिक्चर मैंने बहुत बड़ा पैमाने में किया था, और उसका जो सेट लगा था कुछ 1.25 करोड़ का सेट लगा था मणिपाल, मेरा नेटिव प्लेस में, जो जिधर मैं होटल में काम कर रहा था वो होटल में इन लोगों को मैं ठहराया था। तो उसमें भी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा। वही होटल में पहले राजेश खन्ना जी का साथ डिम्पल कपाड़िया जी आए थे, तो होटल का एक रेस्टोरेंट में एक टेबल में बैठी थी डिम्पल जी, और मैं उधर का वेटर था। तो बॉम्बे से आया हुआ हीरोइन है, मतलब एक महान व्यक्ति है। तो मैं चाय सर्व करने के लिए गया, चाय सर्व करते मेरे को थोड़ा सा मतलब कुछ ये होएगा तो हिचको होएगा, तो चाय उनका साड़ी पे गिर गया, साड़ी पे गिर गया। तो उन्होंने मुझे लेफ्ट राइट गाली दिया, दैट दिस। फिर मेरे ऊपर कंप्लेंट लिखा, जनरल मैनेजर के पास कंप्लेंट गया, तो जनरल मैनेजर सब कंप्लेंट को सब सॉल्व किया। तो मैंने क्या किया, ये बार भी लेके जाके डिम्पल जी को वही टेबल पे बिठा दिया मैं, 16 साल का बाद। कितनी लंबी यात्रा की एक वेटर जिसने डिम्पल जी के ऊपर चाय गिरा दी थी, और आज वही वेटर प्रोड्यूसर की हैसियत से डिम्पल कपाड़िया को उसी होटल में ले जाके बिठा रहा है। उधर ही बिठाया, मैं अंदर से जाके चाय लेके आया और चाय सीधा साड़ी पे फेंक दिया उनका। तो मैं बोला याद आया क्या? सो सीधा डिम्पल जी मेरा पैर पे गिरे, बोला यू आर द पर्सन, मतलब तुम हो क्या ये मतलब सब बहुत ही इमोशनली हो गए थे सब लोग, पूरा कास्ट मेरा इमोशनल हो गए थे। अच्छा, इस बारे में मैं कुछ और भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कि इस फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं।
की है। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना। मेरा छोड़ो जान मेरी, अपना ख्याल तुम रखना। पूरे कागज पे मैंने सारा अरमान निकाला, मेरे इस दिल में जो कुछ था खत में सब लिख डाला। हे हो, पहली पहली बार शरारत की है। पहली पहली बार शरारत की है। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। चीता जी, मैं आपको कभी चीता जी कहता हूँ, कभी यजनेश जी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि चीता यजनेश शेट्टी बड़ा लंबा सा नाम है, तो कभी कभी मैं चीता कह के भी पुकार लेता हूँ आपको। वैसे आपकी फुर्ती और आपके हाव भाव से चीता ज्यादा नजर आते हैं आप। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम तुम पे मरते हैं फिल्म जो आपने बनाई, हाँ जी सर। वो फिल्म आपके अपने मेन प्रोफेशन से ज्यादा जुड़ी हुई नहीं लगती थी। नहीं नहीं नहीं, वो उसकी वजह मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम तुम पे मरते हैं फिल्म जो थी वो उसमें फाइट वगैरह फाइट इतनी नहीं नहीं था, थी। ये सॉफ्ट फिल्म था। अगर ये अनाउंसमेंट सुनी जाए कि चीता यजनेश शेट्टी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोगों को सीधा लगेगा कि Action. मार्शल आर्ट की कोई फिल्म Correct, correct, प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आपने तो एक अलग ही तरह की, कुछ कॉमेडी कुछ सोशल, Right, इस तरह right, की right. फिल्म बनाई। राइट तो ऐसा क्यों हुआ? सर, ऐसा एक बात है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिल्म इतना चली नहीं है, बट जो सब्जेक्ट सुनाया गया था वो सब्जेक्ट बहुत ही खुशबूदार था और बहुत ही पायस था और बहुत ही टची था। तो दूसरा बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में सारे का सारे फाइट मास्टर फिल्म बना चुके हैं, ऐसे डायरेक्टर हो ऐसे प्रोड्यूसर हो, जो हर फिल्म मारदार छोड़ के उसमें दूसरा कोई कंटेंट नहीं बचा था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मतलब सब लोग यही बोलते हैं फाइट मास्टर, ऐसा ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं एक म्यूजिक वीडियो किया था जॉली जॉली बोल के, तो तभी लोग बोलते थे एक टफ फाइट मास्टर ये वो, तुम गाना कैसे बना सकता है। तो मैं बोला फाइट मास्टर इसे इंसान ही है, उसको भी दिल है, उसको भी वो भी मोहब्बत करता है, उसको भी म्यूजिक अच्छा लगता है। तो ये सब एक साइकोलॉजिकली मेरा माइंड में आ गया। तो मैं बोला चलो लेट्स मेक ए रोमांटिक फिल्म, तो बोल के ये फिल्म हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अब बात तो हो गई रोमांटिक फिल्म की, अब हम प्योरली मार्शल आर्ट की फिल्म की बात करते हैं, और उसमें सीधा सीधा नाम याद आता है फिल्म जिगर का। हाँ जी सर। और जब जिगर की बात करते हैं तो याद आती है अजय देवगन की। जब अजय देवगन की याद आती है तो फूल और कांटे फिल्म का वो सीन याद आता है जिसमें मोटरसाइकिल पे अजय देवगन दोनों मोटरसाइकिल पे पैर रख के चलते हैं। तो हम अपने दोस्तों को बता दें कि वो जो सीन लोगों ने देखा, उसके पीछे चीता यजनेश शेट्टी का हाथ लगा हुआ था। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सर, ये है कि अगेन मैं यही बोलना चाहता हूँ, वीरू देवगन जी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत माना हुआ नामी, और मेरे को लगता है मैं 2 जन्म लेना पड़ेगा उनका, मतलब उतना नजदीक आने को। वो आदमी अपना लड़के को मेरे ऊपर सौंप दिया कि तुम उसको ट्रेन करो।
तो मैं अजय देवगन को कम से कम 1.5-2 बरस ट्रेनिंग किया। सब मार्शल आर्ट का, लाठी जितना भी है पूरा ट्रेनिंग करता था मैं उसको। और स्पेशली स्ट्रेचिंग का, जो लेग स्प्लिट करने का, जो जो फिल्म इंडस्ट्री में तभी कोई नहीं करता था, वो सब मैं टेक्निक उनको सिखा दिया था। उसके बाद पूरा ट्रेनिंग करके मैंने एक उनका 3.5 मिनट का एक कैसेट बनाया अजय देवगन का, सब ब्रेकिंग टेक्निक का बनाया और थोड़ा एक्शन का, सब मिलके 3-3.5 मिनट का बनाया। उसको हम लोग ने विविंग किया एक जगह पे। उसमें दिनेश पटेल जी बैठे थे, सलीम आफ्ताब जो जिगर का प्रोड्यूसर बैठे थे, विजय सुरमा बैठा था, तभी विजयपथ विजय सुरमा बनाने वाला था। वैसे बहुत लोग बैठे थे, लाला दमानी, हरीश सुगंजी, इन लोग सब बैठे थे। जैसे वो 3.5 मिनट देखा तो दिनेश पटेल ने फटाक करके अजय देवगन को साइन किया, मेरे को ये चाहिए, फटाफट ये कर दिया। और सलीम अफ्ताब ने भी साइन किया जिगर के लिए। तो फर्स्ट फिल्म बना फूल और कांटे। तो पहले फूल और कांटे का गाना सुन लेते हैं। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। निकले जिधर से खुशबू उड़े, कितनी हंसी है ये गुलछड़ी। कुछ आज है होने वाला, मेरी आंख फड़कती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। मुझको ये मेरी लैला लगे, और इस पे लुटा दूं मैं जिंदगी। मुझको ये मेरी लैला लगे, इस पे लुटा दूं मैं जिंदगी। जी चाहे इसके लब चूम लूं, हंस के चुरा लूं इसकी हंसी। जी चाहे इसके लब चूम लूं, हंस के चुरा
हंसी, इसे छू के मेरी सांसों में कोई आग दहकती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है। फूल और कांटे, जिसमें कि पूरा शुरू से आखिर तक एक्शन ही एक्शन था। हाँ जी, लेकिन जिगर एक ऐसी फिल्म थी जो बेस्ड ही थी मार्शल आर्ट पे। का। तो उस दौरान, यानी फिल्म जिगर की फाइट के दौरान, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको जो याद हो, हाँ, जिसमें कि आपको लगता है कि ये बड़ा खतरनाक इंसिडेंट था और इसको करने में मुझे ये ऐसी दिक्कत आई या ये प्रॉब्लम आया, या उस दौर में अजय देवगन ने आपको कितना कोऑपरेट किया, किस तरह किया, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये जिगर का ट्रेनिंग पोर्शंस है जो उसका पूरा हमने ऊटी में सेट लगाया था। जो सेट में एक घर और ट्रेनिंग पोर्शंस का जितना भी है वो सब लगाया था। जैसे कि वो लेग टफ करने के लिए जाड़ को किक मारता है, और जो क्विकनेस के लिए जो मुर्गी को अंदर पकड़ाता है उसको कैसा पकड़ने, वो फिर आंख में पट्टी बांध के वो कैसा ये बिना देखे किस बिना तरह देखे से कैसा आवाज साउंड में रिएक्ट करता था। जी हाँ। फिर वो गरम इसके अंदर कैसा ये करता था हाथ को टफ करने में। उसके बाद एक में स्पेशल ट्रेनिंग का ये रखा था, तो स्नेक जो है, जो सांप 7 खंबे पे अंडे रखते थे, एक फुट का अंतर में। वो 7 अंडे भी निकालना है, एट द सेम टाइम नीचे उसको अजीत जी ने डंडा मारता था, मतलब लेग क्रॉस करने के लिए। वो अंडा निकालने का मतलब क्या है, अंडा एक एक निकाल के कैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी से एंड का जो पोल है उसका अंडे को वो फिंगर से तोड़ना चाहिए, वो अंडा आधा टूटना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा क्रश होना चाहिए। ये ट्रेनिंग का ये था। तो सेम ट्रेनिंग हम लोग ने, वो गुरु बच्चन जी का फाइट है रेस्टोरेंट के अंदर, उसमें अजय जी सेम स्नेक स्टाइल से मारते 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 एंड में उसका गला काट देता है उंगली से। तो लोगों का इतना क्लैप रैप, बिकॉज वो एक एक्शन का लॉजिक है, हर एक्शन का लॉजिक होना बहुत जरूरी है। जो फाइट की बात अभी आपने की जिगर फिल्म की, हाँ जी। तो इस तरह की जो फाइट्स होती हैं इनमें जिंदगी पे भी बड़ा खतरा होता है। हाँ जी। जैसे कि आपने बताया कि वो गुरबचन जी को उन्होंने अजय देवगन ने गर्दन पे मारा। अब चूंकि इन फाइट्स में सच्चाई भी काफी हद तक होती है, हाँ जी। ये फेक फाइट तो होती नहीं, जो नहीं। मार्शल आर्ट की फाइट्स होती हैं उनमें सच्चाई भी काफी हद तक होती है। correct। तो इसमें खतरे की गुंजाइश ज्यादा नहीं रहती? खतरे का गुंजाइश रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। और वो कैसा रहता है कि टाइमिंग, जो टाइमिंग में एक्शन हो गया, जैसे कि आप देख रहे एक आग लगा रहे हैं, जैसा आग का 2 चीज होता है, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, आग की जो लौ होती है लौ होता है ऊपर वो नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। तो जैसा नीचे जाता है मतलब तभी आप ट्रैप करेगा ना, कुछ नहीं होता है। जैसा आग ऊपर पकड़ दे वो पकड़ लेता है। जैसा हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन में है, मैं 5 ब्रिक्स रखता हूँ ऐसा, उसके ऊपर पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद आग लगाता हूँ। जैसा आग जलता है, आग का ऊपर नीचे का सिस्टम है, जैसे थोड़ा सा नीचे गया मैं 4 हेड से 5 ब्रिक ब्रेक करता हूँ, एक मेरा बाल जलेगा नहीं। अच्छा, आप अपने माथे के जोर से 5 की 5 ईंटें तोड़ देते हैं। वाह। तो ये सब टाइमिंग है। सेम चीज एक्शन में भी टाइमिंग का हिसाब से। अभी इधर बॉम्ब लगा है, उधर फाइट मास्टर बोला रेडी 1 2 3, तो वो ज्वाइन करेगा इलेक्ट्रिक वेव ज्वाइन करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। 1 2 3 में वो अलग होना चाहिए। 1 2 3 बोलने के बाद अलग हो जाएगा, तो बॉम्ब का साथ ही निकल जाएगा अभी। तो ये सब बहुत ही कैलकुलेटिवली, इवन हीरोज, अब हम बोलते हैं हीरोज भी बहुत ही जान पे ये लेके एक्शन करते हैं। हीरोज तो जान पे लेके एक्शन करते हैं और उसके बदले में उन्हें बहुत कुछ मिलता है। पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, यश भी मिलती है, कीर्ति भी मिलती है। लेकिन इन सारे खतरों को उठाने के बाद एक फाइटर या एक फाइट मास्टर को क्या मिलता है, इसके बारे में जरा आप हमें बताइए। सर, ये बहुत दुख भरी कहानी है हमारी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का,
कि जो फाइटर एक 10 माले से छलांग मारता है अपना रोजी रोटी के लिए, और उसको मिलता है 1000 या 500 रुपए, बस उतना ही, और उसको कुछ लगा तो प्रोड्यूसर हार्डली एक थोड़ा उसका जो खर्चा उठाएगा हॉस्पिटल का। बट जो आदमी अपना एक निवाला के लिए इतना बड़ा रिस्क लेके जंप मारता है, उसके लिए ना कोई इंश्योरेंस होता है, कोई इंश्योरेंस नहीं होता। कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा, लेकिन अभी सब बड़े लोग मिलके करना चाहते हैं, ऐसा ये सब शुरू हो रहा है अभी, बिकॉज इंडियन मार्केट बहुत वाइल्डली जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि आपने बताया कि एक 10 माले की बिल्डिंग से कूदने के बाद अगर किसी को थोड़ी बहुत चोट लग जाए या चोट ना भी लगे, तो उस 10 माले की बिल्डिंग से कूदने के एवज में उसको मिलता कितना है? सिर्फ 1000 रुपया या 500 रुपया। तो आपकी एसोसिएशन होगी, फाइटर्स की एसोसिएशन तो होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपकी एसोसिएशन ने इस बारे में कभी कोई बात नहीं उठाई? ये एसोसिएशन अभी आपको बताया मैंने, ये एसोसिएशन सब मिलके अभी उसको प्रॉपर सेटअप में लाना चाहता है, चाहती है, चाहती ये तो है। आज की बात है। अच्छा, लेकिन अभी तक ये क्या होता है, अभी आप प्रोड्यूसर है, मैं फाइट मास्टर हूँ, तो मैं बोलूँगा सर ये सब एक्शन है, आप बोलते हैं हो जी कर लीजिए, फिर आप बोलते हैं सर ये बजट होगा, तो फिल्म का बजट के हिसाब से हम लोग को जाना पड़ता है। फिल्म का बजट के हिसाब से आप अगर एक सीक्वेंस करते हो, वो उसका कॉस्ट 5 लाख है जो नॉमिनल प्राइस, अगर आप 10 लाख का कॉस्ट देते हो, वो फिल्म का ऊपर आ जाता है वो बजटिंग। इसमें किसका गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है, ये गलती किसका भी नहीं है। मैं प्रोड्यूसर होके प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहे इसलिए हम लोग जो जंप मारने वालों को पैसा कम दे रहे, वो सब चीज़ नहीं, ये सब चीज़ आउट ऑफ द दिस वन है। आप ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप खुद भी प्रोड्यूसर बन चुके हैं? नहीं, ये सिस्टम है पूरा फिल्म इंडस्ट्री का एक। अभी आप सोच लीजिए, हम लोग क्यों अच्छे फिल्म नहीं बना पाते हैं? अच्छे फिल्म इन द सेंस वो कैनवास, वो जो हॉलीवुड का लेवल का फिल्म क्यों नहीं बना पाते? बस बिकॉज खर्चा है उसमें, जो खर्चे का जितना उसमें इनकम नहीं आता है। तो इनकम नहीं आएगा तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा, एक बनाएगा इसी अपना इसके लिए, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, उसका मतलब वो लॉस होते जाएगा, उसका मतलब नहीं बनता है। लेकिन यजनेश जी, यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आप कह रहे हैं कि उतना बजट नहीं रहता एक फाइट सीक्वेंस को के लिए। हाँ जी। लेकिन एक तरफ वही फिल्म जहां उसी फिल्म में किसी गाने के पिक्चराइजेशन में हमारे प्रोड्यूसर करोड़ रुपया तक इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं एक गाने को शूट करने में। हाँ। लेकिन जहां जिंदगी जुड़ी हुई है, जहां फाइटर की जिंदगी जुड़ी हुई है, जहां फाइट मास्टर की जिंदगी जुड़ी हुई है, वहां वो उतना पैसा खर्च नहीं करते। नहीं, उतना खर्चे करते हो। हाँ। बिकॉज ये रेट है जो एसोसिएशन तय कर देते हैं, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्री। तो आपको लगता नहीं कि ये रेट्स बहुत कम? रेट बहुत कम है, रेट बहुत कम है। इसको दूसरे वे से या कुछ जैसे कि एक शो करके या सब लोग मिलके शो करके उसमें फंड जमा करके, वो फंड वो फाइटर लोग का या जो भी स्टंट करे, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ा हुआ है एक्शन में, उन लोग को घर, हॉस्पिटल, उन लोग का टेक केयर करेगा, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हो सकता है। अब जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि इंश्योरेंस भी नहीं होता है। हाँ, इंश्योरेंस अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस भी नहीं था। तो बावजूद इसके, हाँ जी, जहां की एक फाइटर को मालूम है कि ये इतना डेंजरस सीन करने के बाद अगर मेरी जिंदगी को कोई खतरा पहुंचा, अगर खुदा ना खास्ता जान चली गई या जान ना भी गई, हाथ पैर से वो अपाहिज हो गया, तो उसके बदले में उसे ना तो कोई बहुत ज्यादा कंपनसेशन मिलना है, ना ही उसका इंश्योरेंस है। बावजूद इसके वो खतरा उठाता है। तो वो कैसे तैयार होता है? जैसे कि आप ऑफिस में लिखेंगे, ऑफिस में मैनेजर का काम करेंगे, ऑफिस में कुछ भी आप बिजनेस करेंगे, वैसा ये भी एक काम ही है।
नहीं, मैं यहाँ आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज भले ही आप प्रोड्यूसर हैं या फाइट मास्टर हैं, हाँ जी। लेकिन एक जमाने में आप खुद भी स्टंट हाँ जी, किया हाँ जी, करते हाँ थे, जी, हाँ जी। और तब आपने भी इस तरह के खतरे उठाए हैं। डेफिनेटली। तो ये खतरा उठाते समय कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलने वाला? 101%। बिकॉज अगर आप मेरे को पूछो 12 माले से कूदी मारो कितना पैसा लेगा, मैं बोलूँगा 5-6 लाख ले लूँगा। बिकॉज जितना रिस्क है उतना हम बोलने जाए तो आपको पहले बता दिया ये सिस्टम है, अगर कोई भी बात सेकंड थॉट नहीं हो सकते इसमें। जो बांधा हुआ है इसका इतना इसका इतना वो प्राइस ही चल रहा है, बट ये गलत है, ये सरासर गलत है। उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन होना चाहिए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है। अच्छा, नील शेट्टी साहब भी जो हैं वो फाइट से बड़े जुड़े हुए हैं, और उनकी जो अपनी पहचान फिल्मों में बनी है, उनका जो फिल्मों में वो आए वो फाइट के जरिए ही आए, और उन्हें देखकर भी लगता है कि माशाल्लाह अच्छे खासे फाइटर हैं, और आप भी उनसे जुड़े हुए रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा आपसे हाँ। कि उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा है? सुनील शेट्टी जी बहुत ही एक अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, और वो एक इमोशनल इंसान है। जो फिल्म इंडस्ट्री में इमोशनल होना बहुत ही मुश्किल है। सुनील जी ऐसा आदमी है, हर चीज़ को इनडायरेक्टली वो बहुत ही कुछ काम कर रहे हैं फॉर द ब्लाइंड्स, फॉर द चिल्ड्रंस, और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और बच्चे लोग के लिए स्पोर्ट्स का ये कर रहे हैं। और इवन फिल्म इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी एक पॉजिटिव आदमी है बोल के हर आदमी का मुंह से आपको। आपने उनको भी ट्रेन किया है? हाँ, मैं सुनील शेट्टी जी को भी ट्रेन किया है। जो आपके ट्रेनीज रहे हैं जिनको आपने फाइट सिखाई है, हाँ जी। उनमें आपने बताया था कि ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है। हाँ जी। तो एक उनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी बातचीत हो जाए। ऋतिक रोशन जब भी 12 साल का था तो उदय चोपड़ा, जो यश चोपड़ा जी का लड़का, वो मेरे पास लेके आया था, बोला सर हम लोग को फाइट सीखना है। तो मैं बोला चलो, मतलब तभी मेरे पास स्टूडेंट थे संजय कपूर, आदित्य पंचोली, चंकी पांडे, गोविंदा, ये सब आते थे ट्रेनिंग में। तो इन लोग भी बोले हमको फाइट सीखना है। फिर राकेश जी ने रिक्वेस्ट किया इसको, ऋतिक को आपने ट्रेनिंग कीजिए। तो मैं वो दरमियान जब भी वो 12 साल का था, दोनों को मैंने 2 बरस ट्रेनिंग लगातार दिया था। तो जब भी आते थे उन लोग मर्सिडीज में, तो मैंने एक दिन उनको बोला आप लोग गाड़ी में आओ, गाड़ी छोड़ के वापस जाने दे, जाते टाइम तुम लोग चल के जाओ अंधेरी से जू तक। तो हो गया उसमें क्या, बहुत हमको भी थोड़ा ह्यूमर मिलता था तभी। तो चल के जाते थे। नेक्स्ट डे ऋतिक आके बोलता था सर वो उदय ने बीच में से रिक्शा पकड़ लिया, मैंने नहीं पकड़ा। ये सब चीज़ था। बट ऋतिक का एक ये था बचपन से, तभी पिक्चर रिलीज हो गया था कोबरा, सिल्वेस्टर स्टैलोन का, वो ब्लैक गॉगल, ब्लैक ड्रेस और मुंह पे कांडी, वो पोस्टर देख के बोलता था सर हम ऐसा बन सकते हैं क्या। तो तभी का वर्ड मेरे को अभी भी याद है। तो मैं बोला जो हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो करेगा तो 101% बनेगा।
और हम बेहद शुक्रगुजार हैं चीता जी, चीता Thank you. यजनेश शेट्टी जी, you. आपके कि आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी बातें आपने की, अपनी पसंद के गीत हमें सुनवाए। थैंक यू सो मच। फिल्मी दुनिया के जाने माने स्टंटमैन यजनेश शेट्टी से बातचीत की अमरकांत दुबे ने। इस अंक को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता ने दिया और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।